नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और आप देख रहे हैं अंचल आंचल। तो सबसे पहली खबर इस बुलेटिन में जशपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रविवार को ग्राम पंपशाला कवरधाम तपकरा में आयोजित सरगुजा संभागीय पेंशनर सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सम्मेलन में संभाग के विभिन्न जिलों से आए लगभग 1000 पेंशनर्स की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने परिसर स्थित राधा कृष्ण मंदिर में दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ पेंशनरों को शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेंशनर समाज की अमूल्य धरोहर है, जिनका अनुभव शासन के लिए मार्गदर्शक है। इस अवसर पर एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। पेंशनर संघ ने मुख्यमंत्री को आभार जताते हुए अपनी अन्य मांगे भी रखी। तो सरगुजा संभागीय पेंशनर सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की। पेंशनर समाज की अमूल्य धरोहर है, सीएम विष्णुदेव साय ने इस दौरान कहा। वरिष्ठ पेंशनरों का शॉल श्रीफल से सम्मान भी इस दौरान किया गया। मेरा सौभाग्य कि पहली बार कोई मुख्यमंत्री पेंशनरों के सम्मेलन में उपस्थित हुआ और 80 साल उम्र से जो ज्यादा के पेंशनर हैं उनका माल्यार्पण और साल श्रीफल देकर सम्मान भी किए और पूरे संभाग भर से पेंशनर आए थे और प्रांतीय अध्यक्ष भी आए थे। और अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से सबने मतलब अपना परिश्रम मेहनत करके प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक करने का काम किए हैं। इधर भिलाई के जयंती स्टेडियम में आयोजित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने शिरकत की। उन्होंने व्यासपीठ की आरती कर आशीर्वाद लिया। डिप्टी सीएम ने कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के प्रवचनों से समाज में समरसता और जागरूकता बढ़ती है। उन्होंने नक्सलवाद मुक्त छत्तीसगढ़ के लिए सरकार के प्रयासों की बात कही। वहीं पंडित शास्त्री ने छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद मुक्त होने का दावा करते हुए शहीदों के सम्मान में राष्ट्रीय यज्ञ की घोषणा भी की। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने आशीर्वाद भी लिया। वहीं नक्सलवाद मुक्त को लेकर उन्होंने बयान भी अपना दिया है। प्रदेश सरकार नक्सलवाद मुक्त को लेकर कार्यरत है, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इस दौरान कहा। मैं उनसे पुनः निवेदन करते हुए कि आप बार बार छत्तीसगढ़ आने का आपका अभियान हो। छत्तीसगढ़ में जैसे नक्सलिज्म के समापन के लिए संकल्प लेकर के आने वाले 3 महीनों में ही सशस्त्र नक्सलिज्म छत्तीसगढ़ से समाप्त हो जाए, इसके लिए सब काम कर रहे हैं। उस पर भी महाराज जी की चिंता अनवरत बनी रहती है, उस पर भी महाराज जी का मार्गदर्शन अनवरत बना रहता है। बात अब रायगढ़ के तमनार की, जहां से गांव वालों और प्रशासन के बीच द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हुई है। बैठक में प्रशासन की जनसुनवाई निरस्त करने के मुद्दे पर प्रशासन झुकता हुआ नजर आया। जानकारी के मुताबिक जनसुनवाई निरस्त करने को लेकर प्रशासन और गांव वालों के बीच सहमति बनी। एसडीएम ने इस संबंध में राज्य शासन को पत्र भेजा है। हालांकि आंदोलन समाप्त करने को लेकर अब तक गाँव वालों ने कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। आगे की रणनीति पर गाँव वालों के बीच विचार विमर्श जारी है। फिलहाल क्षेत्र में स्थिति शांत बनी हुई है। तो झुकता नजर आया है प्रशासन। आपको बता दें, तमनार विवाद का ये मामला है, जहां द्विपक्षीय वार्ता हुई। जनसुनवाई निरस्त करने की बात पर सबकी सहमति बनी और उसके बाद एसडीएम ने राज्य शासन को जनसुनवाई निरस्त करने को लेकर पत्र भी लिखा, लेकिन ग्रामीणों ने अब तक आंदोलन समाप्त करने का निर्णय नहीं लिया है। तमनार मामले में ग्रामीण और प्रशासन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है, जिसमें आपको बता दूं कि जन सुनवाई निरस्त करने को लेकर मुद्दे को लेकर जिला प्रशासन ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है। पत्र में जन सुनवाई निरस्त करने को लेकर प्रशासन ने ग्रामीणों के बीच सहमति बनी है। एसडीएम ने राज्य शासन को एक पत्र भेजा है। इस आंदोलन को जिस तरह समाप्त करने के अब ग्रामीणों को जो अंतिम फैसला था होने नहीं पाया अभी तक। हालांकि प्रशासन ने पत्र लिखा है। अमित गुप्ता, INH न्यूज, रायगढ़। हमारी अभी वर्तमान ग्रामवासियों के साथ उनका जो प्रतिनिधि मंडल था उनके साथ एक स्तर का बैठक हो चुका है और हम लोग निरस्तीकरण की कार्रवाई की ओर आगे बढ़ चुके हैं, जिसकी हमने सूचना भी दी वहां पे। और मेरी सभी ग्रामवासियों से जो भी धरना स्थल पर हैं और बाकी जो भी हैं, सबसे अपील है कि कृपया शांति व्यवस्था को बनाए रखें, आईन कानून की व्यवस्था को अपने हाथ में ना लें। तो रायगढ़ जिले के तमनार में हिंसक झड़प के बाद मामले में सियासत भी अब देखने को मिल रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि यह घटना सरकार की उदासीनता और शांतिपूर्ण आंदोलन को कुचलने का परिणाम है।
वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि थाना प्रभारी से मारपीट की घटना की जांच होगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो घटना की जांच की जाएगी, डिप्टी सीएम ने ये कहा है। जांच में सारे तथ्य सामने आएंगे, ऐसा भी डिप्टी सीएम ने कहा है। तो रायगढ़ के तमनार में जिस तरीके से बवाल हुआ, विवाद हुआ, पुलिस वालों के साथ झड़प हुई, एक महिला टीआई के साथ बदसलूकी और मारपीट की गई, वहीं 10 से ज्यादा आपको बता दें कि पुलिसकर्मी इस पूरे विवाद में घायल भी हुए हैं। तो उसके बाद अब इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ में सियासत भी देखने को मिल रही है। एक तरफ पीसीसी दीपक बैज ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं इस पूरे मामले पर डिप्टी सीएम अरुण साव का भी बयान निकलकर सामने आया है। घटना ये सरकार की उदासीनता, शासन और प्रशासन की जानबूझकर वहां के ग्रामीण, वहां के आदिवासियों के खिलाफ में उनकी आंदोलन को कुचलने का बड़ा षड्यंत्र है। शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस शासन और प्रशासन की जबरदस्ती वहां के करीबन 30 से 40 ग्रामीणों को उठाकर थाने ले जाना, उनको गिरफ्तारी करना, डराना धमकाना, उनके साथ अभद्र व्यवहार करना, कहीं न कहीं ग्रामीणों में आक्रोश हुआ और ये हिंसक घटना का रूप लिया। और इस घटना का जिम्मेदार है तो शासन। घटना की जांच होगी, जांच में सारे तथ्य सामने आएंगे और निश्चित रूप से इसके पीछे किनका हाथ है उसकी जांच होगी। कानून हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। शांतिपूर्वक अपनी बात रखने का अधिकार सभी को है, पर कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है। निश्चित रूप से घटना की जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। इधर कांग्रेस पार्टी ने रविवार को अपना 141वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर रायपुर के राजीव भवन में बड़ा आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कांग्रेस का ध्वज फहराने के साथ हुई। इसके बाद संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के इतिहास, विचारधारा और लोकतंत्र में उसकी भूमिका पर चर्चा की गई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज समेत कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताओं ने कांग्रेस के संघर्षपूर्ण इतिहास को याद किया, साथ ही पार्टी की एकता और संगठन को मजबूत करने का संकल्प भी लिया। नेताओं ने पार्टी के संघर्षपूर्ण इतिहास को भी इस दौरान याद किया। पार्टी की एकता और संगठन मजबूत करने का संकल्प भी कांग्रेस में लिया। तो प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में बड़ा आयोजन किया गया। तो संगोष्ठी का आयोजन किया गया कांग्रेस के 141वें स्थापना दिवस के अवसर पर। कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस पूरा हुआ और 141वां दिवस हम मना रहे हैं। देश के आजादी की लड़ाई से लेकर देश के नवनिर्माण तक कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो कांग्रेस की देश की आजादी की लड़ाई, स्थापना से लेकर आजादी की लड़ाई तक की योगदान का सभी कार्यकर्ताओं के बीच में बूथ लेवल तक, प्रदेश से लेकर बूथ लेवल तक सभी कार्यकर्ताओं और जनता के बीच में हम लोग इस संदेश को पहुंचा रहे हैं। और साथ ही तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमें 3 संदेश दिए थे। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। लेकिन छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में गांधी जी की प्रतिमा को देखकर लगता है कि बापू अब एक चौथा संदेश दे रहे हैं। जो भ्रष्टाचार दिख रहा है उसे देखने से बचो। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते कुछ दिनों से गांधी चौक पर बापू की प्रतिमा काले चश्मे में नजर आ रही है। लोग पूछ रहे हैं कि ये किसी शरारती तत्व की करतूत है या फिर सोई हुई व्यवस्था को जगाने का कोई तरीका। दरअसल बलौदाबाजार शहर के सौंदर्यीकरण के नाम पर लाखों खर्च किए गए, लेकिन सच फाइबर और प्लास्टर ऑफ पेरिस की दरारों से बाहर झांक रहा है। जब शहर की सजावटी प्रतिमाएं टूटने लगी तो नगर पालिका ने इसे असामाजिक तत्वों की साजिश बताकर पुलिस में शिकायत कर दी। लेकिन जब फॉरेंसिक टीम और पीडब्ल्यूडी ने जांच की तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जांच में पता चला कि प्रतिमाएं किसी ने तोड़ी नहीं, बल्कि घटिया निर्माण की वजह से खुद ही दम तोड़ रही है। इसी भ्रष्टाचार और गुणवत्ता की पोल
खुलने के बीच बापू का ये काला चश्मा अब चर्चा में है। तो अपमान है या ये प्रतिमात्मक विरोध, ये सवाल बना हुआ है। गांधी जी ने आखिर क्यों काला चश्मा पहना, बलाजा बाजार से सामने आई ये तस्वीर, ये तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार पर ये एक तरीके से मौन कटाक्ष है, क्योंकि फॉरेंसिक और पीएडब्ल्यू की जांच में खुलासा ये हुआ है कि घटिया निर्माण की वजह से ये सारी मूर्तियां और प्रतिमाएं जो है वो खंडित हो रही हैं। तो छत्तीसगढ़ के कई ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पक्की सड़क जैसी मूलभूत सुविधा लोगों के लिए सपना बनी हुई है। डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के घुमका ब्लॉक की बोटेपार से खजरी तक की सड़क वर्षों से जर्जर हालत में है। 2.5 किलोमीटर लंबा ये मार्ग गड्ढों और उबड़ खाबड़ रास्तों से भरा हुआ है, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। कई बार शिकायतों के बावजूद ना तो सड़क का डामरीकरण हुआ और ना ही मरम्मत। किसानों को अपनी धान उपज बेचने के लिए 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, लेकिन खराब सड़क के कारण उन्हें 16 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। इस मामले पर डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता स्वामी बघेल ने कहा है कि सड़क का निर्माण 2022-23 में स्वीकृत था, लेकिन सरकार बदलने के बाद इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। विधायक का कहना है कि ग्रामीण जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर है। बेटी मोर गोड़ टूटे है और टूट गई से मोर डोगरा 2 महीना खटियर नहीं उठे है। एकदम तकलीफ है। मन कैसे रंग के गुजारा करत हो, खेत खर जातान तक गिर जातान। किसान मन इतना दुख है हमारे बोटे पार में, हद से ज्यादा दुख है। बेटी ते बना देबे वो तो 5 हाथ जोरत हूँ। तो ये कब से खराब है दाई ये रोड? ये रोड बहुत दिन के खराब है बेटा। मैं पढ़े नहीं होत कला बताऊँ। हमारे बोटे पार से लेकर खजरी मार्ग में हम किसान भाई मन के बहुत त्रस्त हैं, और हमारा आज भी हमारे गांव के धान पटेवा सोसाइटी है। पटेवा सोसाइटी से हम आने जाने के मतलब मौका नहीं मिला, गाड़ी भी नहीं जा रहा है। हमको 12 से 15 किलोमीटर घूमने पड़ जाता है, और घूमका से पटेवा और बोटे पार से घूमका जाकर पटेवा जाते हैं। इतना तकलीफ है हमारे भाई किसान मन। यह 20-25 साल पहले सरपंच जो पहले बोटे पार और खजरी एक पंचायत रही से, तब खजरी से सरपंच रही से वो है में गिट्टी रोड बनवा रही से, तब से बने हैं। ओकर बाद से आज तक के में कोई मरम्मत के काम नहीं हुए हैं। इसमें डामर भी नहीं लगा? नहीं, कुछ नहीं, गिट्टी भी नहीं डले है। वही समय के गिट्टी डले है बस। आप देख रहे हैं इस रोड के निरीक्षण में, आप देख रहे हैं कितना गड्ढा और कितना स्थिति कितनी गंभीर है। यहाँ बोटे पार से खजरी सिर्फ 2.5 किलोमीटर का रोड, जिसके सैंक्शन 2022-23 में हो चुका था। इसकी राशि भी लगभग आ गई थी और टेंडर होने का था। जैसे ही सत्ता बदली और उसके बाद टेंडर भी आ गया था। आपका घुमका रोड से गोपालपुर और ये खजरी से बोटेपार से खजरी रोड, ये दोनों रोड का सैंक्शन लगभग एक साथ हुआ, और इसका सैंक्शन के बाद टेंडर भी हो गया, और अब इसको रोक दिया गया। और चलिए अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम आपको बता देते हैं। तो आज बगिया के सामर बार आश्रम जाने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय। दोपहर 12:30 बजे बगिया हेलीपैड से रवाना होंगे, जहां वनवासी कल्याण आश्रम ग्राम डोकरा पहुंचेंगे सीएम। सामुदायिक भवन का भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि डुडुरु डांड में आदिवासी कंवर समाज के वार्षिक उत्सव में भी आज शिरकत करने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय। इसके साथ ही साथ जशपुर में ही आज रात्रि विश्राम करेंगे सीएम। तो सीएम विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम, आज का उनका पूरा शेड्यूल जो है वो जारी हो चुका है। और आज आपको बताते हैं जशपुर के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां अपने गृहग्राम बगिया के सामर बार आश्रम जाने वाले हैं सीएम साय। दोपहर 12:30 बजे उसके बाद बगिया हेलीपैड से वो रवाना हो जाएंगे। वनवासी कल्याण आश्रम ग्राम डोकरा पहुंचेंगे सीएम साय, जहां सामुदायिक भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम। डुडरू डांड में आदिवासी कंवर समाज के वार्षिक उत्सव में भी शामिल होने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय। और आज रात्रि विश्राम जशपुर में ही करेंगे सीएम साय। तो आज का सीएम का पूरा कार्यक्रम, उनका पूरा शेड्यूल जारी हो चुका है। जशपुर के दौरे पर रहने वाले हैं बगिया, अपने गृहग्राम बगिया भी जाएंगे, जहां कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, आश्रम जाएंगे। इसके साथ साथ और अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे।
ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारी संवाददाता मोनिका हमारे साथ सीधा जुड़ चुकी है। मोनिका, सीएम विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम, आज का उनका पूरा शेड्यूल जो है वो जारी हो चुका है। मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपसे जान लेते हैं। इसके साथ आपसे ये भी जानेंगे कि कई सारे कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं, तो क्या कोई विकास कार्यों की सौगात करेंगे या सीएम की तरफ से कोई बड़ा ऐलान होने की संभावना? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का लगातार जशपुर दौरा है। कल भी अगर बात की जाए तो कल भी कई कार्यक्रमों में वो जशपुर में शामिल हुए और आज भी वो जशपुर में ही मौजूद हैं और सुबह 10:30 बजे वो जशपुर यानी कि अपने निज निवास से रवाना होंगे, क्योंकि 10:30 बजे वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यक्रम यानी कि कांसा बेल में वनवासी जो कल्याण आश्रम है, साबर जो बता दें हम आपको, साबर मार आश्रम, वहां कार्यक्रम आयोजित किया गया है और उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। साबर आश्रम एक बहुत ही महत्वपूर्ण आश्रम जो सीएम के निज निवास के समीप ही है और वहां पे उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आज रात्रि में ही जशपुर में विश्राम करेंगे, लेकिन आज दिन भर का जो उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम रखा गया है, कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सबसे पहले अगर बात कर ली जाए तो निज निवास से रवाना होने के बाद सबसे पहले आश्रम जाएंगे। आश्रम में उनका जो कार्यक्रम है वो आरक्षित है। उसके बाद सामुदायिक भवन का लोकार्पण करेंगे, यानी कि कांसा बेल में जो सामुदायिक भवन बनकर तैयार है, लंबे समय से उस भवन का लोकार्पण हुआ नहीं है। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का लगातार 2-3 दिवसीय जो दौरा है जशपुर का, और आज ही वो खास दिन है जब सामुदायिक स्वास्थ्य भवन का जो वहां पर जो लोकार्पण है वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के हाथों होना है। इसके बाद अगर अब बात कर ली जाए तो ढुढरू डांड जो है वो जाएंगे सीएम साय। जशपुर के ही ढुढरू डांड सीधे वो कांसा बेल से ढुढरू डांड के लिए रवाना होंगे और वहां पर कंवर समाज के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। यानी कि कंवर समाज का जो वार्षिक उत्सव कार्यक्रम रखा गया है 2025 यानी कि 2025 के आखिरी जो समय जो अभी चल रहा है, क्योंकि 2026 से पहले कंवर समाज के जो कार्यक्रम पहले से ही तय था और अब वो जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वो बगिया लौट आएंगे और बगिया में ही रात्रि विश्राम करेंगे मुख्यमंत्री। तो बिल्कुल ये है पूरा मिनट टू मिनट सीएम विष्णुदेव साय का आज का कार्यक्रम। हमारी संवाददाता ने मिनट टू मिनट उनके कार्यक्रम को लेकर, उनके शेड्यूल को लेकर जानकारी दी। मोनिका, बने रहिएगा आप हमारे साथ, अन्य भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। और चलिए इधर तमनार हिंसा पर सियासत प्रदेश में अब देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने जांच समिति का इसको लेकर गठन कर दिया है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस की जांच समिति का गठन हुआ है। 9 सदस्यीय जांच समिति अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। धनेंद्र साहू बनाए गए हैं इस जांच समिति के संयोजक। जांच समिति में पूर्व मंत्री शिव डहरिया, विधायक उमेश पटेल, विधायक लालजीत राठिया, विधायक इंदर शाह मंडावी, विधायक उत्तरी जांगड़े, विधायक जनक ध्रुव शामिल है। प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर ये जांच समिति जो है वो जल्द ही रिपोर्ट सौंपेगी। तो रायगढ़ के तमनार में जिस तरीके से विवाद देखने को मिला, बवाल देखने को मिला, अब उसको लेकर प्रदेश में सियासत भी तेज हो चुकी है। वार पलटवार, बयान और आरोपों का दौर तो जारी ही था, लेकिन अब कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर अपनी एक 9 सदस्यीय जांच समिति बना दी है और धनेंद्र साहू के नेतृत्व में ये जांच समिति आपको बता दें कि काम करेगी। और इसके साथ साथ जो क्षेत्र है, यानी कि जिस इलाके में ये पूरा विरोध हुआ, बवाल मचा, हंगामा हुआ, उस इलाके का, उस क्षेत्र का दौरा ये टीम करेगी, जांच करेगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो तमनार हिंसा पर सियासत देखने को मिल रही है। हमारी संवाददाता, हमारी सहयोगी मोनिका दुबे लगातार हमारे साथ बनी हुई है। मोनिका, तमनार में जो कुछ भी हुआ वो हम सब ने देखा। पुलिसकर्मियों पर जिस तरीके से हमला किया गया, एक महिला टीआई गंभीर रूप से इसमें घायल भी हो गई। अब उसके बाद द्विपक्षीय बैठक भी वहां हो चुकी है। मामला हालांकि फिलहाल शांत बना हुआ है, लेकिन अब सियासत देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने जांच समिति जो गठित की है, वो जांच समिति किस तरीके से कार्य करते हुए नजर आएगी, कितने दिनों तक ये जांच समिति अपना काम करेगी और रिपोर्ट कब तक सौंपेगी? जी बिल्कुल, देखिए तमनार मामले को लेकर यानी कि रायगढ़ के तमनार में जो हिंसा हुआ है उसे लेकर जो छत्तीसगढ़ में सियासत है वो लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। लगातार कांग्रेस पार्टी से लेकर सवाल खड़े कर रही है, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है, साथ ही साथ सत्ता पक्ष को लेकर लगातार घेरती हुई नजर आ रही है। क्योंकि तमनार में जहां एक और हिंसा हुआ है, वहीं दूसरी ओर अगर एक वायरल वीडियो जो लोगों ने देखा है जिसमें एक महिला टीआई को, जो दूसरी महिलाएं हैं यानी कि जो प्रदर्शनकारी
सारी महिलाएं हैं वो लात घूसे मारते हुए नजर आ रही हैं और टीआई जो है, महिला टीआई, वो हाथ जोड़े हुए उन महिलाओं के आगे खड़ी होती हुई नजर आ रही है कि इतना हिंसा ना किया जाए। उसके बाद से लगातार प्रदेश में जो सियासी पारा है वो हाई होता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक और विपक्षी लगातार हमलावर है सत्ता पक्ष को लेकर, और इसी बीच में कांग्रेस पार्टी ने जांच समिति का गठन कर दिया है। जांच समिति यानी कि 9 सदस्य इस जांच समिति में है और इस समिति के जो संयोजक है वो पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू को बनाया गया है। धनेंद्र साहू इस जांच सदस्य जो टीम है उसके संयोजक है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो पूर्व मंत्री शिव डहरिया, पूर्व मंत्री व विधायक उमेश पटेल, विधायक लालजी राठिया, इंदर शाह मंडावी, इसके अलावा अगर बात कर लिए जाए तो जनक ध्रुव, उत्तरी जांगड़े, ऐसे कई ऐसे नाम हैं कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज चेहरे जो 9 सदस्यीय जांच टीम में हिस्सा हैं। यानी कि 9 सदस्यीय जांच टीम में ये सारे लोग मिलकर उस प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगे जहां पर हिंसा हुई थी, और उस प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने के बाद उसके जो रिपोर्ट है वो कांग्रेस भवन में सौंपे जाएंगे। यानी कि जो जांच समिति वहां जाएगी, वहां जांच करने के बाद कि पूरा वाकया क्या था, वहां पर क्या क्या हुआ और आखिरकार ठीक है मोनिका। तो फिलहाल कांग्रेस ने तमनार में जो कुछ हुआ, तमनार का जो मामला है उसको लेकर 9 सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी है। ये जांच टीम अब उस क्षेत्र में जाएगी, उस क्षेत्र का दौरा करेगी, लोगों से बात भी करेगी, उसके बाद ये टीम अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो इंतजार है कि कांग्रेस इस पूरे मामले पर क्या रिपोर्ट पेश करती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका। और इसी बीच अंबिकापुर से खबर सामने आते हुए जहां व्यापारी के साथ लूट की बड़ी वारदात, मोबाइल कंपनी के डीलर के साथ हुई लूट, घात लगाकर बैठे बदमाशों ने किया हमला, बेहोशी की हालत में जमीन पर गिरे व्यापारी, 20 लाख रुपए लूट कर बदमाश हुए फरार। कोतवाली थाना क्षेत्र के कैलाश मोड़ की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो बड़ी वारदात है जहां 20 लाख रुपए लूट कर बदमाश फरार हो गए। कोतवाली थाना क्षेत्र के कैलाश मोड़ की घटना है। अंबिकापुर से खबर हम आपको बता रहे हैं जहां व्यापारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे सहयोगी संतोष कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संतोष, ये पूरा मामला जो लूट का निकलकर सामने आया है, किस इलाके क्षेत्र का है, कौन है ये व्यापारी, पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है, क्या बदमाशों का कोई पता लग पाया है कि कौन वो बदमाश है जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया? बिल्कुल, देखिए देर रात की घटना बताई जा रही है जब मोबाइल कंपनी के डीलर अनिल अग्रवाल जो हैं जो अपने घर देर रात जब दुकान बंद करके वापस लौट रहे थे, इस दौरान शहर के सत्तीपारा के कैलाश मोड़ के पास इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि घात लगाकर जो बैठे बदमाश है स्कूटी से जब घर लौट रहे थे व्यवसायी, उस दौरान उन पर जानलेवा हमला की गई और जब बेहोशी की हालत पे जमीन पे गिर गए व्यवसायी, तब उनसे लगभग 20 लाख रुपए की लूट कर आरोपी जो थे वो फरार हो गए। बताया जा रहा है कि जो व्यवसायी हैं वो मोबाइल कंपनी के सब डीलरों से लगभग 20 लाख रुपए कलेक्शन कर देर रात घर वापस लौट रहे थे, जो अनिल अग्रवाल हैं। और ये पूरी वारदात जो है सत्तीपारा के कैलाश मोड़ के पास घटित हुई है। जो अनिल अग्रवाल है, इनका जो अंबिकापुर के राम मंदिर स्थित अग्रवाल इंटरप्राइजेस इंटरप्रेस के दुकान के जो है ये अनिल अग्रवाल संचालक करते हैं। और जो सब डीलर जो मोबाइल के ही जो कलेक्शन के पैसे थे उन्हें लेकर वो अपने घर वापस लौट रहे थे। फिलहाल जो है कि देर रात ही जो व्यवसायी थे वो लहूलुहान हालत पे थे, हालांकि उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और तो बिल्कुल फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन इस तरीके की जो घटना निकलकर सामने आई है उसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया संतोष। और अंचल के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।